तो हमने पिछले वीडियो में एल्कोहल के रासायनिक गुण शुरू किए थे। अगला जो रासायनिक गुण है हमारा एल्कोहल का नंबर 2, वो है OH विखंडन की अभिक्रियाएं। तो इस वीडियो में हम OH विखंडन की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ी थी H विखंडन की अभिक्रियाएं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने एल्कोहल की पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, H विखंडन की क्रियाएं। अब हमें एल्कोहल में OH विखंडन की अभिक्रियाएं शुरू करनी है। और एल्कोहल में OH विखंडन की जो क्रियाएं होती हैं, नंबर A, पहली क्रिया होती है PCl5 से, यानी एल्कोहल की क्रिया किससे करानी है? PCl5 से करवानी है। नंबर B, दूसरी क्रिया होती है HX से, ठीक है ना। और दूसरी क्रिया HX से होगी तो इस क्रिया को कहेंगे हाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया, यानी दूसरी जो क्रिया है वो होगी हैलोजन अम्ल से। तो दूसरी क्रिया हैलोजन अम्ल से शुरू करेंगे हम। तीसरी जो क्रिया होगी वो होगी SOCl2 से। तीसरी क्रिया थायोनिल क्लोराइड से होगी, यानी SOCl2 से होगी। तो पहले एल्कोहल की ये 3 क्रियाएं देखें। जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 से होगी तो एल्कोहल की क्रिया PCl5 से होगी। तो PCl5 का नियम क्या होता है? POCl3 निकलता है, HCl निकलता है और RCl बनता है, यानी OH हटाओ Cl लगाओ। ये PCl5 की क्रिया है। तो PCl5 की क्रिया में OH हटा दो और Cl लगा दो। जैसे कोई भी एल्कोहल का उदाहरण है, जैसे C2H5OH है और C2H5OH की क्रिया PCl5 से करानी है तो क्या बनेगा? C2H5Cl, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, बाहर क्या निकलेगा? POCl3 HCl निकलेगा। ठीक है ना। ये तो हमारे सामने PCl5 की क्रिया हो गई। हैलोजन अम्ल की क्रिया में जब एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से होगी HX से, तो जल का अणु निकलेगा H2, और जल का अणु निकलेगा तो हैलोजन लगेगा, यानी X लग जाएगा। लेकिन हैलोजन अम्ल 3 है। एल्कोहल की क्रिया इनमें से किसी भी हैलोजन अम्ल के साथ हो, सबके साथ शर्त अलग अलग होती है। जैसे HCl पहला हैलोजन अम्ल है, दूसरा HBr है, तीसरा HI है। ये 3 हैलोजन अम्ल है। HCl में OH हटाओ, Cl लगाओ, इसमें RBr होगा, इसमें RI होगा। ठीक है ना। HCl से जो क्रिया होती है वो ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। HBr से जो क्रिया होती है वो 48% में होती है। ठीक है ना। तो एल्कोहल की जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी थी OH विखंडन में, वो हैलोजन अम्ल से क्रिया थी। तो ये हैलोजन अम्ल की क्रिया है। एल्कोहल की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, जब एल्कोहल की क्रिया कराई जाती है SOCl2 से, प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, ये क्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है, इसमें RCl बनता है। ठीक है ना। तो इस क्रिया में RCl प्रोडक्ट बनता है। तो ये RCl का निर्माण हो गया, नहीं, यानी एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो गया। इस क्रिया को डार्जन प्रक्रम कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते थे? डार्जन प्रक्रम। ठीक है ना। तो एल्कोहल में OH विखंडन के 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। OH विखंडन की 3 केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, PCl5, HX और SOCl2। नहीं, OH विखंडन की जो अगली क्रिया है, OH विखंडन की जो नेक्स्ट क्रिया है वो होती है अमोनिया से क्रिया, यानी नंबर D। तो OH विखंडन की जो D नंबर क्रिया है वो अमोनिया से होगी। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। तो OH विखंडन की नेक्स्ट क्रिया है ROH क्रिया होगी, ये अमोनिया से होगी। और अमोनिया की क्रिया में जल का अणु निकलता है और क्या बनता है? RNH2 बनता है, यानी एमीन बनता है। ये नंबर D क्रिया हो गई, यानी अमोनिया से क्रिया। ठीक। तो हमने एल्कोहल में OH विखंडन की 3 क्रियाएं पढ़ ली। अमोनिया से नंबर 4 क्रिया हो गई। ठीक है।
तो ये तो एल्कोहल में OH विखंडन की अभिक्रियाएं रही। कोई भी एल्कोहल का सूत्र है उसके विखंडन पर ही डिपेंड करता है ये कि उसका विखंडन किस टाइप का है, उसका विखंडन H प्रकार का है या OH प्रकार का है। ठीक है, ये हमने एल्कोहल के 2 रासायनिक गुण पढ़ लिए। एल्कोहल का पहला रासायनिक गुण पढ़ लिया H विखंडन, दूसरा पढ़ लिया OH विखंडन। ठीक है, अब एल्कोहल की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। एल्कोहल की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करें हम। नंबर 3 वो है एल्किल व हाइड्रोक्सी से क्रिया। एल्किल व हाइड्रोक्सी से क्रिया। तो एल्कोहल की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी एल्किल व हाइड्रोक्सी से क्रिया पढ़नी है। इसका पहला जो भाग होता है वो होता है निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो एल्किल व हाइड्रोक्सी की जो अभिक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। निर्जलीकरण का मतलब एल्कोहल के सूत्र में से जल का निष्कासन। अब एल्कोहल के सूत्र में से जल का निष्कासन कर दो तो वो निर्जलीकरण कहलाएगा। जैसे ये एक एल्कोहल का सूत्र है CH3CH2OH, इसमें से जल का अणु निकाल दें H2SO4 की उपस्थिति में, नहीं वापस एल्कोहल का सूत्र लिखा CH3CH2OH प्लस वापस लिख दिया HOCH2CH3, इसमें 2 मोल एल्कोहल ले लिया। अब ऊपर वाले में तो 1 मोल में से जल का अणु निकाल दें, नीचे 2 मोल को जोड़कर जल का अणु निकाल दें, तो दोनों ही एल्कोहल का निर्जलीकरण कहलाएगा। ये जो एल्कोहल का निर्जलीकरण होगा ऊपर वाला कैसे होगा, इसमें एल्फा कार्बन से OH और बीटा से H निकलेगा। तो एल्फा से OH हटा दो, बीटा से H हटा दो, तो जल का अणु निकल गया। तो इसका H हटा तो ये CH2 रह गया, सिंगल बॉन्ड CH2, इसका OH हट गया, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो और एथीन बन गई। क्या बन गई, एथीन। एथीन का मतलब बनने वाला प्रोडक्ट एल्कीन हो गया। बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, एल्कीन हो गया। ठीक है, और नीचे वाले में जल का अणु कैसे निकलेगा, ऐसे, इसमें भी जल का अणु निकल गया। क्या बना, CH3CH2O, CH2CH3, किसका निर्माण हो गया, डाई एथिल ईथर। ठीक है ना, तो इसमें ईथर बन गया नीचे वाले में। तो जब एल्कोहल में 1 मोल होता है और 1 मोल में जल का अणु निकलेगा तो ये क्रिया होती है 443 केल्विन पर। और जब एल्कोहल के 2 मोल में से जल का अणु निकलता है तो ये क्रिया होती है 413 केल्विन पर। ठीक है ना, जब आप एल्कोहल का निर्जलीकरण 443 केल्विन पर करते हो तो एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, और जब एल्कोहल का निर्जलीकरण 413 केल्विन पर किया जाता है तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारे सामने भी स्थिति यही है। अगर हम किसी एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे यानी जल का निष्कासन करेंगे और किसी एल्कोहल का निर्जलीकरण अगर 443 केल्विन पर किया जाएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट एथीन या एल्कीन होगा। अगर एल्कोहल का निर्जलीकरण 413 केल्विन पर किया जाएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट ईथर होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आप एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ रहे हो। एल्कोहल का निर्जलीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, एल्किल व हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रिया होती है, जिसमें एल्किल समूह भी काम आता है और हाइड्रोक्सी भी काम आता है। ठीक है ना, एल्किल और हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रियाएं होती हैं। इस क्रिया में क्या होता है, एल्फा से OH हटा दो, बीटा से H हटा दो, यानी एल्किल समूह को भी सम्मिलित कर लो और OH को भी सम्मिलित कर लो। तो हम यहाँ पर जो निर्जलीकरण पढ़ेंगे वो 443 केल्विन का पढ़ेंगे। ठीक है ना,
तो एल्कोहल में निर्जलीकरण की अभिक्रिया 443 केल्विन पर करवानी है आपको, और 443 केल्विन पर किसका निर्माण होगा? एल्कीन का निर्माण होगा। और जब हम ईथर बनाने की विधि पढ़ेंगे तब हम एल्कोहल का निर्जलीकरण कितने पर करवाएंगे? 413 केल्विन पर करवाएंगे। और जब 413 केल्विन पर निर्जलीकरण होगा तब जाकर ईथर का निर्माण होगा। हम यहाँ पर कौन सा निर्जलीकरण पढ़ेंगे एल्कोहल का? 443 केल्विन वाला। और 443 केल्विन वाले निर्जलीकरण में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। 443 का नियम क्या होता है? एल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H। एल्फा से OH हटा दो, बीटा से H हटा दो, और एल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बना दो। एल्फा से OH हटा दो, बीटा से H हटा दो, और एल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड बना दो, तो एल्कीन बन जाएगी। ठीक है ना। ये क्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, यानी H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ठीक है ना। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न होती है, और H2SO4 की उपस्थिति का मतलब अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। कितने केल्विन पर होती है? 443। ठीक है ना। तो 443 केल्विन पर अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्फा से OH, बीटा से H हटाकर एल्कीन बनाना है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर हमारे सिलेबस में एल्कोहल का कौन सा निर्जलीकरण पढ़ रहे हैं? 443 केल्विन वाला। ठीक है। अब आपके सामने स्थिति दोनों है। आप एल्कोहल का निर्जलीकरण कितने प्रकार से कर सकते हो? 2 प्रकार से कर सकते हो, 43 पर, 13 पर। अगर ईथर बनाना है तो 413 केल्विन पर करिए, अगर एल्कीन बनानी है तो 443 केल्विन पर करिए। इसके बाद अगला जो भाग है वो है निर्जलीकरण की क्रियाविधि। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, और एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि क्या है? एल्कोहल का निर्जलीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? H2SO4। तो H2SO4 क्या करता है? H प्लस देता है, HSO4 माइनस देता है। इसके बाद नंबर 2, हमने कौन सा एल्कोहल लिया था? हमने एल्कोहल लिया था CH3CH2OH। इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है 2। जब क्रिया शुरू होगी तो सबसे पहले H जुड़ेगा, तो H प्लस को इस ऑक्सीजन पर जोड़ना है। जोड़ेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH3CH2OH H। अब लोन पेयर एक ही रह गया और प्लस आ गया। इस बनने वाले मध्यवर्ती को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इस बनने वाले मध्यवर्ती का नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। इसके बाद नंबर 3, क्रियाविधि का तीसरा पद CH3CH2। ये जो हाइड्रोनियम आयन बना है, ठीक है, इस आयन में से जल का अणु निकाल दो। जब जल का अणु निकलेगा तो इस CH2 पर प्लस आ जाएगा, यानी CH3CH2 प्लस, और CH2 प्लस हो जाता है तो कार्ब कैटायन बन जाता है। ठीक है। क्रियाविधि का तीसरा जो पद होता है उसमें कैटायन बनता है। क्रियाविधि का चौथा पद CH3CH2 प्लस। अब इससे एक हाइड्रोजन निकालो, यानी इससे H प्लस निकाल दो। जब H प्लस निकलेगा इससे तो CH2 माइनस होगा, तो इसमें CH2 माइनस हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस हो गया। भाई H प्लस निकाल दिया तो ये CH2 माइनस हो गया। ठीक है ना। अब इस माइनस और प्लस को हटा दो, डबल बॉन्ड बना दो। डबल बॉन्ड बनाएंगे तो माइनस प्लस हट गया, और किसका निर्माण हो गया? एथीन का। ठीक है। तो ये अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि है, और ये क्रियाविधि कितने केल्विन वाली है? 443 केल्विन वाली है। ठीक है ना। हम अल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ रहे हैं। नहीं, अल्कोहल में से निर्जलीकरण कैसे होता है? एल्फा से OH और बीटा से H हटा दो और एल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बना दो।
लेकिन जब किसी एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है तो उसकी मैकेनिज्म पढ़ी जाती है, यानी उसकी क्रियाविधि पढ़ी जाती है। और एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि क्या होती है? एल्कोहल के निर्जलीकरण में सबसे पहले अम्ल उत्प्रेरक उपस्थित होता है। पहले H जुड़ता है, फिर जल निकलता है, फिर H निकलता है। फिर सुन लो, पहले H जुड़ता है, फिर जल का अणु निकलता है और फिर H निकलता है। मतलब एक बार जोड़ना है, 2 बार निकालना है। एक बार जोड़ना है, 2 बार निकालना है। एक बार H को जोड़ना है, 2 बार निकालना है। एक बार जल का अणु निकालना है और एक बार H+ निकालना है। ठीक है ना, तब एल्कीन बनेगी। ये निर्जलीकरण की मैकेनिज्म है, यानी क्रियाविधि है। ठीक है, इस प्रकार किसी भी एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि बनाई जा सकती है। ठीक है ना, कोई भी एल्कोहल हो, उस एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि का अध्ययन किया जा सकता है। नहीं क्या? तो ये स्पष्ट है? नहीं, देख लिया आपने, इसको आप उतार लें कॉपी के अंदर। ठीक है ना, यदि ऐप पर वीडियो सही नहीं आता है नहीं तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, केमिस्ट्री क्लासेस बाय सुनील शर्मा। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्वालिटी को बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो YouTube चैनल पर भी है। ठीक है ना, तो YouTube चैनल को, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो निर्जलीकरण पढ़ा था, उस निर्जलीकरण की क्रियाविधि ऐसी होगी। नहीं, इस निर्जलीकरण की क्रियाविधि में यदि शुरुआत करें उदाहरण की, तो आप एल्कोहल का कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे साइक्लोहेक्सेनॉल, या 2-प्रोपेनॉल। जैसे ये 2-प्रोपेनॉल है, इसका नाम है 2-प्रोपेनॉल, और हमको इसका निर्जलीकरण करना है H2SO4 की उपस्थिति में कितने केल्विन पर? 443 केल्विन पर। तो अल्फा से तो OH हटाओ, बीटा से H हटाओ, तो ये बीटा हो गया, बीटा से H हट जाएगा और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बना? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनने वाला प्रोपीन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर बीटा 1 से ज़्यादा हो तो सेत्यजेफ नियम लगाते हैं। जैसे अगला उदाहरण लेकर समझाऊँ, ये CHOH CH3, अब एल्फा तो ये हो गया OH वाला, बीटा ये है और एक बीटा ये, एल्फा का पड़ोसी बीटा होता है। जब बीटा 1 से ज़्यादा हो नहीं तो आप दोनों प्रोडक्ट बनाकर देखें। नहीं, बीटा की संख्या जब 1 से अधिक हो तो दोनों प्रोडक्ट बनाएं। अगर मैं इस बीटा को काम में लेता हूं तो इस एल्फा और इस बीटा के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, यानी क्या बनेगा? CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और जब मैं इस एल्फा और इस बीटा को काम में लेता हूं तो इस एल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, यानी क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये बनेगा 1 ब्यूटीन और ये बनेगा 2 ब्यूटीन। ठीक है ना, तो एक प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन होगा और एक प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन होगा। लेकिन 2 ब्यूटीन स्टेबल होती है। 2 ब्यूटीन कौन से नियम से स्टेबल होती है? सेत्यजेफ नियम। तो एल्किल हैलाइड में हमने सेत्यजेफ का नियम पढ़ा था। वापस बता रहा हूँ कि सेत्यजेफ का नियम होता क्या है, कि उस एल्कीन का स्थायित्व अधिक होता है। वह एल्कीन अधिक स्थायी होती है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों ओर, डबल बॉन्ड द्विबंध के दोनों ओर एल्किल समूह अधिक होते हैं, जिसमें द्विबंध के दोनों ओर एल्किल समूह अधिक होते हैं। ठीक है ना, तो उस एल्कीन का स्थायित्व अधिक होता है जिसमें द्विबंध के दोनों ओर एल्किल समूह क्या होते हैं? अधिक होते हैं। जैसे इसमें तो डबल बॉन्ड के एक साइड कुछ नहीं है, एक साइड है बस। नीचे वाली में डबल बॉन्ड के दोनों साइड है, जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड होंगे, इस साइड भी इस साइड भी, वो एल्कीन स्थायी होगी। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला किसका है? ये 2 ब्यूटेनॉल का है। ठीक है ना,
और 2 ब्यूटेनॉल से क्या बनेगी, 2 ब्यूटीन बनेगी। कौन से नियम से बनेगी, सेतजेब के नियम से बनेगी। सेतजेब का नियम क्या होता है, द्विबंध के दोनों ओर एल्किल समूह अधिक होते हैं। तो द्विबंध के दोनों ओर एल्किल समूह की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में से कौन स्थायी होती है, 2 ब्यूटीन स्थायी होती है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के दोनों ओर एल्किल समूह हैं। डबल बॉन्ड के दोनों ओर कौन से समूह है, एल्किल समूह है, इसलिए ये स्थायी होगी। ये कौन सा नियम कहलाता है, सेतजेब नियम कहलाता है। ठीक है ना। ये हमने एल्कोहल का निर्जलीकरण कितने केल्विन पर पढ़ लिया, 443। ठीक है ना। तो मैंने आपको एल्किल और हाइड्रोक्सी समूह की क्रिया बताई। एल्किल और हाइड्रोक्सी समूह की क्रिया का नाम था निर्जलीकरण अभिक्रिया, और निर्जलीकरण अभिक्रिया कितने केल्विन पर पड़ी थी, 443 पर। एक होती है 413 पर। 413 वाली जो क्रिया पड़ी थी उससे तो ईथर बनता है, और 443 वाली जो क्रिया पड़ी है उसमें एल्कीन बनता है। और निर्जलीकरण क्रिया की क्रियाविधि कैसे बताई थी, पहले H जुड़ता है, फिर जल निकलता है, H निकलता है। ठीक है ना। एक बार जुड़ेगा, 2 बार निकलेगा नहीं। पहले आप H+ को जोड़ दो, फिर जल का अणु निकाल दो, फिर H+ निकाल दो। ठीक है ना। ये हमारे सामने निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्या थी, क्रियाविधि थी। ठीक है, तो स्पष्ट है ये नहीं। अब हमारे सामने एल्कोहल का चौथा रासायनिक गुण बाकी रहा है। एल्कोहल का लास्ट रासायनिक गुण बचा है नंबर 4। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में एल्कोहल का चौथा रासायनिक गुण देखेंगे।